तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो फान होता है वो अपने रूम के अंदर पड़ा होता है, लेकिन क्या वो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान भी लग रहा होता है। और अब बूफान को इस तरह से जागता हुआ देखकर जो शियान की मदर होती है वो भी उठ जाती है और उठते हुए बूफान से बोलती है कि बूफान क्या हो गया, आखिर तुम अभी तक भी सोए क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही बूफान जो होता है वो शियान की मदर से बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानती हो कि मैं शुरू से ही प्रशंसा का आदी रहा हूँ और हमेशा से ही मुझे प्रशंसा जो है वो मिलती रही है। लेकिन अचानक से ही जो प्रशंसा थी उसकी जगह जो थी वो दया और तिरस्कार ने ले ली, जिसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता था। केवल दारू ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे सुन कर सकती थी और मुझे शांति दे सकती थी। अगर देखा जाए तो वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से सही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने उन सभी चीज़ों को इग्नोर किया और बस मैंने खुद को जो वाइन है उसके चक्कर में ढाल दिया। मैं पूरी तरह से वाइन के अंदर डूबा रहा और आसपास की चीज़ों के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। और अब बूफान की इस तरह की बातों को सुनकर जो शियान की मदर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और जो बूफान होता है वो शियान की मदर से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि मुझे प्लीज़ इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। मैंने अपनी सारी जो जिम्मेदारियाँ थी उन्हें छोड़ दिया और सारी की सारी जिम्मेदारी को फैमिली की तुम्हें उठाना पड़ा। मैं जानता हूँ कि बीते कुछ सालों में तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और अब बूफान की इस तरह की बातों को सुनकर जो शियान की मदर होती है वो भी बूफान के गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे उठने का बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फाइनली आज तुम उठ ही गए। और अब शियान की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बूफान होता है वो बिल्कुल अच्छे कपड़ों में सज धज कर वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में शियान और जो शियू होती है वो दोनों ही हैरान रह जाती है। जिसे देखने के बाद में जो शियू होती है वह हैरान होते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर, आखिर आपको अचानक से क्या हो गया है, आज तो आप बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहे हो। जोशन का बूफान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी अच्छे से नहा धो और खुद को चीयर करो, क्योंकि आज से जो तुम्हारा फादर है वो अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है वो संभालने वाला है। क्योंकि अभी तक मैं जिस अंधेरे के अंदर छुपा हुआ था, मैं उस अंधेरे से अब बाहर निकल कर जो है वो आ चुका हूँ, जिसके अंदर की इस बच्चे का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी यही मुझे उस अंधेरे के अंदर से निकाल कर बाहर लेकर आया है। और उसके इतना बोलते ही जो लीटियान होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जिसके बाद में बूफान जो होता है वो अपने पास से दो बुक जो होती है वो निकाल कर शियू और शियान को देते हुए उन दोनों से बोलता है कि शियू और शियान, ये दोनों जो है वो मेरे कल्टीवेशन एक्सपीरियंस की बुक है, जिसके अंदर की मैंने लिखा है और ये मैंने पूरी रात में लिखी है। उम्मीद है कि तुम दोनों को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का डाउट हो या फिर कल्टीवेशन के बारे में तुम्हें किसी बारे में भी पूछना हो तो फ्यूचर में तुम मेरे पास में आ सकते हो, मैं तुम लोगों के सारे क्वेश्चनों के जवाब जो है वो दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो हंसते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी गाइडेंस की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ब्रदर इन लॉ जो है वो यहाँ पर पर्सनली गाइड कर रहे हैं। और अब शियू की इस तरह की बातों को सुनकर बूफान जो होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और बहुत ही फनी तरह से रोते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं सच में इतना वेस्ट हूँ कि यहाँ पर मेरी डॉटर है जो है वो भी मेरी गाइडेंस लेने के लिए तैयार नहीं है। और शिव बूफान के इतना सोचते के साथ ही जो शियान होती है वो उसे बोलती है कि फादर, आपने मुझे जो बुक दी है मैं इसे अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो करूँगी और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब शियान की इस बात को सुनकर जो बूफान होता है वो भी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लीटियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर रखी हुई जो चाय होती है उसके अंदर किसी चीज़ को डालने लगता है और उस चीज़ को चाय के अंदर डालने के बाद में जो लीटियान होता है वो उस चाय को बूफान को देते हुए उसे बोलता है कि फादर इन लो, आपको ये चाय जो है वो पीनी चाहिए। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो भी चाय का जो कप होता है उसे उठा लेता है और उस चाय को पीते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है और हमें उसके काफ़ी सारे एक्यूपेंचर पॉइंट जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। और अब इस चीज़ को महसूस करते के साथ ही खुद लीटियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मेरे सभी डैमेज मेरिडियन जो थे वो कम्प्लीटली हील हो गए। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, अचानक से मेरे सारे के सारे मेरिडियन जो है वो यहाँ पर अपने आप ही रिकवर कैसे हो गए? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इस चाय के कारण हुआ है? और इतना बोलते के साथ ही बूफान का ध्यान जो होता है वो लीटियान के ऊपर जाता है, जिसका वो सारी चीज़ों को अब समझ जाता है। और अब बूफान जो होता है वो लीडियान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए उससे बोलता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मैं आपके इस एहसान को ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही लीडियान जो होता है वो अपनी एनर्जी से बूफान को खड़ा कर देता है। और बूफान को खड़ा करने के बाद में लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो फैमिली है, तो इसीलिए आपको मेरे सामने इस तरह से नील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलकर लीटियान जो होता है वो बूफान को एक स्किल देने लगता है और वो स्किल लेते हुए उसे बताता है कि तुम्हारे मेरिडियन जो है वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें जिस तरह से मैंने कल्टीवेशन बताई है इस तरह से इसे कल्टीवेशन करना, जिससे कि तुम्हारी बॉडी इसे और भी जल्दी अडेप्ट कर पाएगी।
और इससे अलग मैंने मदर इन लॉ को पहले ही फिफ्थ रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल जो है वो दे दी है, तो कुछ टाइम के बाद में आप उसे ले लेना, जिस कारण आप दोबारा से अपनी जो पीक है उस पर पहुंच जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी लो प्रोफाइल रखें और किसी को भी इस बारे में ना बताए। और अब ली टियान की इस बात को सुनते के साथ ही बुफान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सन इन लॉ, सच बताओ तो मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि मैं आपको किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बुफान से बोलता है कि आपको इतनी जल्दी मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अभी एक और ग्रेट गिफ्ट है जो कि मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, जिसके कि आपको कुछ दिनों के बाद में पता चलेगा। जो सुनने के बाद में बुफान पूछता है कि वो ग्रेट गिफ्ट कौन सा है। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो बुफान से बोलता है कि ये आपके रिवेंज से रिलेटेड है, क्योंकि आपको उस पर्सन से अपना बदला भी तो लेना है ना, जिसने कि आपके मेरिडियन को डिस्ट्रॉय किया था। जो सुनते के साथ ही बुफान भी हैरान रह जाता है। ली टियान से पूछता है कि क्या तुम जानते हो उस पर्सन को जिसने कि मेरे साथ में ये किया था। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो बुफान से बोलता है कि हाँ, मैं उस पर्सन के बारे में जानता हूँ, बस आपको कुछ दिनों तक इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद में वो अपने बिल से खुद ही बाहर निकल कर आ जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शियान की मदर होती है वो भी आकर बुफान के गले लग जाती है और खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके इतना बोलते कि साथ ही शियान जो होती है वो ली टियान को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि ली टियान इस तरफ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक अलग जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि शियान ली टियान को बताती है कि ये बात जो है वो जियावी से जुड़ी हुई है, क्योंकि तुम जानते हो कि उसकी हेमनली बोन गायब हो चुकी है, लेकिन उसकी हेमनली बोन है जो चैंग है उसके कैप्चर करने से पहले ही गायब हो गई थी। क्योंकि ये सब चीज़ होने से पहले ही मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया था कि मैं जो हार्ड बाथ सेक्ट है उसे छोड़कर चली जाऊंगी, इसीलिए मैंने दोनों बच्चों की जो बॉडी थी उसे चेक किया था जिस टाइम पर मुझे ये चीज़ पता चली थी। और अब इस चीज़ को सुनकर जो ली टियान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि जियाओ ये की जो एमली बोन है वो उसके कैप्चर होने से पहले ही किसी पर्सन ने चुरा ली थी। जो सुनकर जो शियान होती है वो ली टियान को बताती है कि हाँ बिल्कुल, और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि जो जियाओ जी और जियाओ ये जो है वो दोनों हमेशा ही पूरा टाइम एक साथ में बिताते थे, लेकिन दोनों में से ही कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता कि उनके साथ में ये किसने किया या फिर क्या उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था। ऐसी कोई भी घटना उन लोगों को याद नहीं है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ऐसा लगता है कि इस प्लान को बहुत ही ज़्यादा बारीकी के साथ में किया गया है। क्या नाइन क्लाउड सेक्ट के अंदर से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने कि बिना किसी को पता चले इस काम को अंजाम दिया हो? अभी तक मैं इस चीज़ का अंदाज़ा तो नहीं लगा पाया हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है जिसने कि जियाओ यी के साथ में ये किया है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि उस पर्सन का पक्का नाइन क्लाउड सेक्ट के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब अपने काम को शुरू करने का। जो सुनकर शियान जो होती है वो ली टियान से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ कहने के पीछे उस पर्सन का हाथ हो सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जियाओ यी जो है असल में उसका डिसेंडेंट ही है। और अब उस पर्सन के बारे में सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर इस चीज़ के पीछे वो पर्सन हुआ तो मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बच जाएगी। और अब ली टियान के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ली टियान एक छोटा सा बच्चा होता है, जहाँ पर कि उसे जंजीरों से बांधा गया होता है और उसके शरीर में भी काफ़ी सारे वेपन गड़े हुए होते हैं और एक पर्सन ऊपर से खड़ा होकर ली टियान की ऐसी हालत को देख रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ली टियान ने दोबारा से उन तीनों की जो ट्रेनिंग होती है उसे शुरू कर दिया होता है। और अब ली टियान जो होता है वो जियाओ यी को जो वो स्वॉर्ड होती है वो देते हुए ली टियान से बोलता है कि ठीक है, आज से तुम इस स्वॉर्ड को अपने पास में रखोगे, याद रखना तुम्हें इस स्वॉर्ड को अपने से अलग होने नहीं देना। जो सुनते ही जियाओ यी जैसे ही उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो वो स्वॉर्ड इतनी भारी होती है कि जियाओ यी उसे संभाल भी नहीं पाता। जो देखकर अब जियाओ यी जो होता है वो अपनी पूरी पावर लगाकर उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो स्वॉर्ड काफ़ी भारी होती है तो जियाओ यी उसे नहीं उठा पाता। जो देखकर जियाओ यी बोलता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा भारी है। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो किसी टेक्निक को जो जियाओ यी होता है उसके फोरहेड के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से जो अपनी फाउंडेशन है पहले उसे बिल्ड करना शुरू करो। और अब ली टियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ यी की बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी जो होती है वो घूमने लगती है, जिसके बाद में अब जो जियाओ यी होता है वो काफ़ी आसानी से उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद में जियाओ ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इस टाइम पर मैं जो ये स्वॉर्ड है उसे काफ़ी आसानी से उठा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये स्वॉर्ड जो है वो यहाँ पर मेरे ही शरीर का एक हिस्सा हो। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो जियाओ यी से बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें इसे काफ़ी अच्छे से कल्टीवेट जो है वो करना होगा, जिसमें कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनकर जियाओ यी को कुछ समझ में नहीं आता, तभी ली टियान जो होता है वो जियाओ यी की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद में जियाओ यी भी हैरान रह जाता है।
और वो लीटियान के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज़ में वो पीछे की तरफ गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो जियाओ ये होता है वो लीटियान से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर लीटियान उससे बोलता है कि मैं कल्टीवेट करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ये जो जियाओ ये होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर बैठे हुए जो शियू और जो मा युवान होता है उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या जो कल्टीवेशन होती है वो इस प्रकार नहीं होती। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो जियाओजी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है और दोबारा से अटैक करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम बाकी लोगों से डिफरेंट हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन का तरीका भी उनसे अलग होगा। जो सुनकर बेचारा जियाओजी जो होता है वो काफ़ी मुश्किल से लीटियान के अटैकों को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन जो है वो जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी डिसाइपल को देखते हैं जिसकी की लीटियान ने उंगलियां तोड़ी थी। और वहाँ पर आने के बाद में वो डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है। सेक्ट मास्टर जो लीटियान है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, उसने केवल आपके ऑर्डर को मानने से ही मना नहीं किया बल्कि उसने मेरी 10 की 10 उंगलियां भी तोड़ दी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। आपको यहाँ पर मेरे लिए जस्टिस जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, क्या वो खुद को सेक्ट मास्टर से ऊपर समझने लगा है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर टाइम आ चुका है सेक्ट के सभी इलाइटों को इकट्ठा करने का और उस बास्टर लीटियान को कैप्चर करने का, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बनता जा रहा है। और इतना बोलकर वैंग वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो वैंग को वहीं पर ही रुकने के लिए बोल देता है। जो सुनकर अब वैंग जो होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है। तभी सेक्ट मास्टर जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो मेरे साथ में चलो, हम लोग पर्सनली वहाँ पर चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर को देखकर अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर सेक्ट के अंदर जो कियोस मचा हुआ है, जल्दी ही मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारी पोजीशन है उसे खो दोगे, जिसके बाद में तुम्हारी पोजीशन मेरी होने वाली है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मा युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है कि सच में मिस्टर लीटियान ने जो टेक्निक दी है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैं इसे जितना कल्टीवेट कर रहा हूँ मेरे लिए कल्टीवेशन उतनी ही ज़्यादा आसान होती जा रही है। और उसी के साथ में मुझे मेरी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा हल्की फील होने लगी है और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि पहले के मुकाबले में पावरफुल हो चुका हूँ। और इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान वहाँ पर आ रहे सेक्ट मास्टर और एल्डरों के ऊपर जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो लीटियान को देखने के बाद में हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि लीटियान पहले तुमने मेरी बेइज्जती की थी, तो आज टाइम आ चुका है क्योंकि मैंने सारे इलाइटों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, तो आज तुम्हें मरने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैंग होता है वो सीधे लीटियान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि लीटियान आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो मा युवान होता है वो आगे आ जाता है और आगे आकर वैंग को रोकते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर वैंग आप ये क्या कर रहे हो। और इतना बोलकर जो मा युवान होता है वो अपने पाम की मदद से जो वैंग होता है उसे वहाँ से पीछे की तरफ धकेल देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक डिसाइपल जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मा युवान ने केवल अपने पाम का अटैक का इस्तेमाल कर वैंग को पीछे की तरफ धकेल दिया। जो उनका दूसरा डिसाइपल भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इनके बीच में तो कल्टीवेशनों के रियलम का बहुत बड़ा गैप है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो मा युवान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि पिछली बार मैं केयरलेस हो गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही मा युवान दोबारा से अटैक कर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद मा युवान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैंने सच में जो वैंग था उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि अब समझ में आया कि ये जो वैंग है उसे चूज़ क्यों नहीं किया गया था, सच में मा युवान जो है वो यहाँ पर वैंग से ज़्यादा बेहतर है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने सही कहा, वैंग का जो टैलेंट है वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो यहाँ पर चीफ डिसाइपल भी केवल इसीलिए बन पाया था क्योंकि जो उसका अंकल है वो एक एल्डर है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो वैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि बास्टर्डो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी बातें जो है वो सुनाई नहीं दे रही। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से जो पिल होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर मा युवान को हराना ही होगा, क्योंकि उसने लीटियान के साथ में केवल 2 ही दिन ट्रेनिंग की है। अगर मैं उसे यहाँ पर नहीं हरा पाया तो मैं कभी भी अपनी चीफ डिसाइपल की जो पोजीशन है उसे वापस नहीं पा सकता। लगता है कि अब इसे हराने के लिए मुझे पावर बर्निंग पिल जो है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से पावर बर्निंग पिल जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैंग होता है वो पावर बर्निंग जो पिल होती है उसे खा लेता है।
जिस कारण अब अचानक से ही जो वैंग होता है उसकी पावर बढ़ना शुरू हो जाती है और जो वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए मा युआन से बोलता है कि पहले मैं तुम्हें क्रिपल करूंगा, उसके बाद में मैं ली टियान को जान से मारूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो मा युआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि रोकने के लिए मा युआन भी अपने अटैक को करता है। लेकिन मा युआन को अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसे देखने के बाद में मा युआन अपने मन में सोचता है कि सच में इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले के मुकाबले इसकी पावर कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वैंग की इतनी ज़्यादा पावर बढ़ जाने के बाद भी मुझे अभी तक भी ऐसा फील जो है वो नहीं हो रहा कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही मा युआन जो होता है वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए जो वैंग होता है उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और उसके बाद में खिंचा के सीधे जो वैंग होता है उसे एक लात मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो सीधे जाकर पीछे टकरा जाता है। और इस चीज़ से वैंग को भी काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मा युआन का जो रियलम है वो मुझसे ज़्यादा नीचे है, लेकिन उसके बाद भी पावर बर्निंग पिल को खाने के बाद भी मैं इसे नहीं हरा पा रहा। आखिर मैं इस बंदे से कैसे हार सकता हूँ जिसने कि केवल ली टियान के साथ में केवल 2 ही दिनों तक ट्रेनिंग जो है वो की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही खुद जो मा युआन होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर वैंग को हरा दिया, लेकिन मेरी कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी इम्प्रूव जो है वो नहीं हुई है, तो उसके बाद भी मैं अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। और अब इतना बोलकर मा युआन जो होता है वो सीधे ली टियान के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये गाइडेंस देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी इस बारे में बातें करने लगते हैं। और एक डिसाइपल बोलता है कि मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि इसने केवल 2 दिनों तक ट्रेनिंग देने के कारण ही मा युआन को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया। जो उनका दूसरा डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि यह क्या ये किसी प्रकार की ईविल ट्रेनिंग दे रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो मा युआन से बोलता है कि ये बात सच है कि अगर हम अपने रियलम को बढ़ाते हैं तो इससे हमारी पावर इम्प्रूव होती है, लेकिन उसके बाद भी केवल पावर को इम्प्रूव करने का एक यही तरीका नहीं होता। और मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा ग्रेट एल्डर है उसे ये वादा किया था कि मैं अगले 5 दिनों तक तुम लोगों को ट्रेनिंग जो है वो देने वाला हूँ, तो मैं केवल अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच में मास्टर और डिसाइपल का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और अब ली टियान की इस बात को सुनकर मा युआन जो होता है वो रेस्पेक्ट में अपने सर को नीचे झुकाते हुए ओके बोल देता है। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी मा युआन की तरफ देखने लगता है और मा युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी भी मा युआन ने जिस ऑरा का इस्तेमाल किया था वो ताइन हार्ट बर्निंग आर्ट की तरह था, लेकिन ये उसकी तरह बिल्कुल सेम नहीं था, उससे थोड़ा सा अलग था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो ली टियान से बोलता है कि ली टियान मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने मा युआन को हार्ट बर्निंग आर्ट जो है वो सिखाया है। और अब हार्ट बर्निंग आर्ट का नाम सुनते के साथ ही मा युआन और वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो उनका ली टियान जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि जो इसका फिजिक्स है वो इस टेक्निक के लिए बिल्कुल सही है। अगर दूसरे लोग इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते तो उन्हें इतना अच्छा इफेक्ट जो है वो नहीं मिल पाता। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये बात सच है कि तुमने सेक्ट की जो सीक्रेट टेक्निक है उसे लीक किया है। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि ये तुम्हारे सेक्ट का ही डिसाइपल है, तो अगर ये इस टेक्निक को सीख लेता है तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इसी प्रकार के एटीट्यूड के कारण तुम्हारी जो जनरेशन है वो पिछली जनरेशनों के मुकाबले और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही है। टेक्निक बस एक टेक्निक होती है और टेक्निकों को सभी लोगों को सीखना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर कि केवल एक ही पर्सन का हक हो। और उसके इतना बोलते ही जो वैंग होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुमने केवल मेरी यहाँ पर चीफ डिसाइपल की पोजीशन को ही मुझसे नहीं चुराया, बल्कि तुम तो अब तो जो सेक्ट की सीक्रेट टेक्निकें है उन्हें भी चुरा चुरा कर दूसरों को सिखा रहे हो। और उसकी इस बात को सुनकर ली टियान जो होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आता कि इसके जैसे जो अनोइंग चींटियाँ है वो कहाँ से आ जाती है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने केवल मेरी चीफ डिसाइपल की जो पोजीशन थी उसे ही नहीं चुराया, बल्कि तुमने मेरे भाई को भी मार दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। जो सुनकर ली टियान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मर ही जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो अपने ओरा को उसकी तरफ भेज देता है और अब जैसे ही आकर ली टियान का ओरा उससे टकराता है तो अचानक से ही उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, जिस कारण उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और वो चिल्लाते हुए ली टियान से बोलता है कि रुको रुको मेरी बात सुनो, लेकिन जो ली टियान होता है वो उसकी बात नहीं सुनता, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है उसे ली टियान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ही मेरे भतीजे को मारने की।
जो सुनकर लीटियान जो होता है वो एल्डर से बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना था कि वो यहाँ पर मरते दम तक मेरे साथ में फाइट करना चाहता था, तो बस मैंने तो उसकी जो इच्छा है उसे पूरा कर दिया। जो सुनते के साथ ही एल्डर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लीटियान की तरफ अपनी फिंगर को जैसे ही पॉइंट करता है तो लीटियान उस एल्डर की जो फिंगर होती है उसे ही तोड़ देता है, जिस कारण जो एल्डर होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और जो लीटियान होता है वो एल्डर से बोलता है कि याद रखना मेरे अंदर बहुत कम पेशेंस है, अगर तुमने यहाँ पर बेफालतू की बकवास की तो मैं तुम्हारी जो फिंगर है उन्हें काट दूंगा। जो सुनकर एल्डर जो होता है वो दोबारा से लीटियान को कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो एल्डर की जो दूसरी फिंगर होती है उसे भी तोड़ देता है। जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो डिसाइबल होता है वो घबराते हुए अपनी सभी फिंगरों को छुपा लेता है। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि लीटियान, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया और जो कुछ भी बोला वो बातें जो है उनमें से कुछ बातें तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी तुम सेक्ट की जो सबसे पावरफुल टेक्निक है उन्हें ऐसे ही किसी को भी नहीं सिखा सकते। और इससे अलग तुम मेरे ही सामने जो मेरे एल्डर है उनके साथ में ऐसा कुछ कर रहे हो। क्या तुम मुझे यहाँ पर एक सेक्ट मास्टर भी समझते हो और क्या तुम मुझे कभी सीरियस भी लेते हो। और सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर लीटियान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि आखिर मैं उस पर्सन को सीरियस क्यों लूँगा जिसके पास में जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। और इतना बोलकर अब लीटियान जो होता है वो दोबारा से जियाओजी की ट्रेनिंग को शुरू कर देता है और सेक्ट मास्टर से बोलता है कि और एक और बात जो है मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ कि जो 5 टर्निंग इमोर्टल पील है उसे दोबारा से चुराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जो भी वहाँ पर गया उसका हाल वैंक के जैसा ही होगा। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में अपनी मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड ने क्या कहा, मेरे पास में जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं बास्टर्ड, बस तुम कुछ दिनों तक और इंतजार करो, उसके बाद में देखना कि यहाँ पर कौन मारा जाता है। और सेक्ट मास्टर की इतना सोचते ही हमारा व्यू 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी डिसाइपल सेक्ट में इकट्ठा हो चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से काफ़ी सारी एनर्जी आने लगती है, जो देख कर सभी डिसाइपल भी उस तरफ देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अपने सभी एल्डरों के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और अब आसमान से इस एनर्जी को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि वे लोग यहाँ पर आ गए। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ही आसमान में बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये जवान इंसेक्ट के लोग हैं। और अब जवान इंसेक्ट के लोग वहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।